हेलो बच्चों। कल का जो है क्लास थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण उतना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आई शेड्यूल दैट कि मैं वापस से उसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, है ना। ऑल्दो सिर्फ छोटा सा ही पोर्शन था जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, दैट वाज रेडियस, लेकिन मैं आपके लिए पूरा लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो हमको बोर का एप्लीकेशन में आपको पढ़ाने वाला था, उसका रेडियस डिराइव करना था हमको, है ना। तो बोर रेडियस ये डिराइव करना था, और इसमें हमने जो है देखा था कल की क्लास में, मतलब जो परसों क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट हो गया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो दो साइड वो महसूस करता है फोर्स के, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। जो इनवर्ड फोर्स है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं, वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यदि Q1 में चार्ज ऑन न्यूक्लियस मान लो तो ये ZE के बराबर हो जाएगा, और ये E के बराबर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना। तो Q1 की वैल्यू न्यूक्लियस पे चार्ज ZE हो गया, और Q2 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो E हो गया। सो फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू K, Q1 की जगह ZE लिख दिया, और इधर एक और E का मल्टीप्लाई हुआ तो E स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर। जो आउटवर्ड फोर्स डायरेक्टेड है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये फोर्स हमको पता है mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। सो दिस फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फोर्स इनवर्ड हुआ और ये फोर्स आउटवर्ड हुआ, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। आर ने मारा आर को, देयरफॉर आई कैन राइट हियर कि ZE स्क्वायर अपॉन नथिंग अपॉन आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन। अब बोर का एक पोस्टुलेट था, अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। अब यदि देखा जाए यहाँ पर तो जो कांस्टेंट है हमें r निकालना है, v वेरिएबल है एक और, तो v को इधर से रिप्लेस कर दें तो v बराबर हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, mr को भी नीचे ले गया, v बराबर ही आ गया, ठीक है ना। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। करेक्ट है बेटा। तो ये चीज यहाँ पर लिखी जा सकती है। अब तो यदि मैं v स्क्वायर को इधर रिप्लेस कर दूं तो रिप्लेसिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, रिप्लेसिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास आ जाएगा k ZE स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। r ने मारा r को यहाँ ले आओ, एंड एक m से ये m स्क्वायर कट जाएगा, एक m बच जाएगा, एंड यू विल हैव n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, और के ZE स्क्वायर नीचे आ जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, के ZE स्क्वायर। याद करो कल मैंने आपको याद कराया था r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m अपॉन के ZE स्क्वायर। अब इसमें कई कांस्टेंट हैं, जैसे h कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 है MKS यूनिट में,
4 पाई स्क्वायर पता ही है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k जो है कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 है। e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो अब जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है वो n और z, ये एटम टू एटम वेरी करेंगे। एक किसी पर्टिकुलर एटम के लिए तो z कांस्टेंट होगा, लेकिन अलग अलग एटम में z वेरी कर जाएगा। z है एटॉमिक नंबर और n है नंबर ऑफ शेल, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट एंड z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। यदि ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर दूं तो जो फॉर्मूला बनता है, इसके बाद में पहले मिटा करके उसको सुखा लूं। यदि ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर दूं तो n और z की वैल्यू सिर्फ बच जाएगी और बाकी कांस्टेंट सारी वैल्यूज को रिप्लेस करने वाले हैं। यदि ये सारी वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला होगा R इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाई z, क्योंकि सब MKS यूनिट में था तो ये मीटर्स में आएगा। और यदि इसको मैं एमस्ट्रॉम में लिखूं तो 10 की पावर -10 की जगह एमस्ट्रॉम लिख सकता हूँ। सो 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z इन टर्म्स ऑफ एमस्ट्रॉम, या मैं लिख सकता हूँ R बराबर A नॉट, वेयर A नॉट इज इक्वल टू 0.529 एमस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई z, वेयर A नॉट इज इक्वल टू बोहर रेडियाई। हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट रेडियस को बोहर रेडियाई बोला गया है, बोहर रेडियाई, and A naught is equal to 0.529 into 10 की पावर -10 meters, or it is equals to 0.529 एंगस्ट्रॉम। So this is the theory of radius, जो कल आपको ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, वो ये वाली थ्योरी है। ठीक है, आप इसको फटाफट नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद में हम इस पे थोड़े सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, यदि किसी ने बोला आपसे कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थर्ड रेडियस ऑफ बेरिलियम +3, ऑब्वियसली सरल है, आपको फॉर्मूला लगाना है, सॉल्यूशन R3 निकालना है आपको, बराबर हो जाएगा 0.529 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाई z। n की वैल्यू 3 है तो n स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेरिलियम के लिए z की वैल्यू 4 आएगी। जो आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ A नॉट लिखूं तो दिस विल बिकम A नॉट 9/4। ओके बेटा, अब यदि कोई क्वेश्चन बोल दे
compare ratio of or compare radii of बोल देते हैं, radii of R3 helium plus R4 beryllium plus H5 and boron plus 4 6 डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनके रेडियस देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ ए नॉट लिख लेते हैं, कैलकुलेशन से बच जाएंगे क्योंकि कंपैरिजन करने से। R3 हीलियम प्लस, तो R3 हीलियम प्लस के लिए मैं लिखूंगा R3 हीलियम प्लस विल बी इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, क्योंकि R3 पूछा है, अपॉन हीलियम प्लस के लिए 2 आ जाएगा, सो दिस बिकम्स 4.5 ए नॉट। नाउ R4 बेरिलियम प्लस 3, so R4 beryllium plus 3, so that will be equal to a naught n square, that is 4 का square, that is equals to 16 upon 4, 4 ने मारा 4, so this becomes 4 a naught. Now H5, तो RH5 है, RH5 यदि मैं लूं तो this will be a naught into 25 by 5, so it becomes 5 a naught, sorry by 1, सॉरी बाई 1, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वो है Z है वो तो 1 है बेटा, सो दिस इज 25 a naught, करेक्ट है। अब लास्ट वाला बेरिलियम बोरॉन प्लस 5 6, सो बोरॉन प्लस 4 6th रेडियस हमको देखना है, R6 बोरॉन प्लस 4, सो R6 boron plus 4 will be equal to A naught into 36 upon 5. This will come out to be 5 7 times 0.2. 5 7 times 0.2. I suppose that this is correct. तो A naught, of course. अब अपन इसको निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा है, फिर ये है, उसके बाद में ये, ठीक है ना, आराम से आ जाएगा। फाइंड आउट रेशियो ऑफ R3 helium plus upon R5 beryllium plus 3. I suppose that आप लोग निकाल सकते हो, सरल सवाल है। यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं, R3 helium plus, so that will be equal to A naught n square मतलब 9 upon Z मतलब 2 into R5 तो A naught into 25 upon 4, so ये गया 2 बार, तो दिस विल बी इक्वल टू A naught में हमारा A naught 18/25, दैट विल बी द रेशियो, ठीक है बेटा। तो ये 3 सवाल थे रेडियस पे जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप सो आपका कुछ इससे बात बन जानी चाहिए, ठीक। चलो अब इसको मैं मिटाता हूं और उसके बाद में हम कुछ नए सवाल और ले लेते हैं इस पे। Okay, let us find out angular momentum of second Bohr orbit of hydrogen is x.
if angular momentum of second Bohr orbit of hydrogen is x, of second Bohr orbit of hydrogen is x, यदि वो x है, then find out angular momentum in first excited state of lithium plus. अब एक्चुअली अभी टर्म फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आया नहीं है, आगे चल के आएगा. फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस आयन. ठीक है. अब आपको एक बात पता है, ये सवाल बेटा थोड़ा सा पहले आ गया, लेकिन चूंकि कल आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो इसलिए आप कर सकते हो. एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल्स टू क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई. तो खैर मैं बिना ही उसके कर देता हूँ इस सवाल को, इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. ठीक है ना. तो देखा जाए तो इस सवाल को, दिस इज 23, तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है पहले ये देखा जाए अपन को. ये एंगुलर मोमेंटम है, ये nh अपॉन 2 पाई, h कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है. सो एंगुलर मोमेंटम यदि मान लो मैं इसको साइन p दे दूं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट. ठीक है ना. अब यहाँ सिर्फ आपको एक बात सीखनी है, और वो क्या सीखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है. ये आगे एनर्जी में आएगा, लेकिन यहाँ आ गया है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड लेवल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड लेवल. तो नंबर ऑफ लेवल बराबर होता है 1 प्लस एक्साइटेड स्टेट. ये आगे चल के आएगा बेटा. अब यहाँ चूंकि सवाल आ गया, तो 1 प्लस एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट था, सो 1 प्लस 1 2, तो नंबर ऑफ लेवल कितना आ गया, 2 आ गया. ठीक है बेटा. अब इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, ठीक है ना, तो p जो हाइड्रोजन का है वो क्या है, x है. तो मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब p बाई n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता था, मैं इसको चाहता तो यूं लिख सकता था ना बेटा, p इज इक्वल्स टू के एन, प्रोपोर्शनलिटी हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देता, तो मैं लिखता p बाई n इज इक्वल्स टू k. ठीक है ना. अब दो सवालों में यदि मान लो p बाई n इज इक्वल्स टू k है, तो अपन फिर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ना, p1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू p2 अपॉन n2, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है. सो अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, p1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू k और p2 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू k. यदि देखें बेटा तो अपन मान लो अपन ने लिखा pH अपॉन NH इज इक्वल्स टू k, तो मैं ये भी लिखूंगा p लिथियम प्लस अपॉन n लिथियम प्लस इज इक्वल्स टू k. जब दोनों k के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो p1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू p2 अपॉन n2. तो बेटा p1 की वैल्यू कितनी दी है, p1 की वैल्यू दी है x अपॉन n1 कितना है, सेकंड, क्योंकि सेकंड लेवल है, सेकंड बोर ऑर्बिट है. p2 की वैल्यू हमको निकालनी है अपॉन n2, n2 कितना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब लेवल कौन सा हुआ, सेकंड, तो ये भी 2 आ गया, दोनों मारा दो को, p2 बराबर आ जाएगा x. आई होप सो सब बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ n पे डिपेंड करता है, दैट इज इट. करेक्ट बेटा. ओके चलो, अब इस सवाल से हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में. एंगुलर मोमेंटम ऑफ p शेल ऑफ, ऐसे ही एक सवाल है कि p शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. अब आप खुद कोशिश करो निकालने की, p शेल का, कैपिटल p शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. सोचो, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं तब तक आपको सोचना है p शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा.
बोर के मॉडल में मैं आपको बता चुका हूं कि पी शेल का मतलब क्या होता है। अब आपको क्या करना है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी शेल इज व्हाट? कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी शेल। तो आप लोग कोशिश करें, जब तक बोर्ड सूख जाएगा आप लोग भी जब तक कोशिश कर लें, ठीक है ना। तो देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बात पता होगी, के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, ये मतलब सिक्स्थ लेवल हो गया, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था, एम वी आर वॉज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सो मैंने यहाँ पे 6 रख देता हूँ एन की जगह, एच बाई 2 पाई। सो द आंसर बिकम्स 3h बाई पाई। क्लियर है बेटा, है ना। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो, इन एवर क्वेश्चन कभी कभी कुछ बातें दिमाग से निकल जाती हैं। इन एवर प्रॉब्लम फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम of P shell of lithium plus plus, ठीक। What will be the answer? आप सोचे तब तक इसको, सरल क्वेश्चन है। मैं दूसरा क्वेश्चन को ही देखता हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपने सोच लिया होगा, एंगुलर मोमेंटम MBR is equal to NH upon 2 पाई। So that depends only on N, not on Z। तो लिथियम हो चाहे हाइड्रोजन हो, एक ही आएगा बेटा, Z पे डिपेंडेंट ही नहीं है, सिर्फ N पे डिपेंडेंट है। So 6h by 2 पाई, so it becomes equal to 6h। समझ में आया, h by 2 पाई क्या होता है, रिड्यूस प्लेन कांस्टेंट होता है ना, h के बराबर। तो आप 6h लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो 3h by पाई, कोई भी आंसर लिखो, दोनों सही है, ठीक है। चलो, एक बोलता है कि इफ द रेडियस की वैल्यू बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4 if radius of hydrogen atom is 4 point, what is the radius, 4.761 angstrom, find the value of n। मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ आप लिख दोगे 4.761 इनटू, ये एंगस्ट्रॉम में है तो 0.591 इनटू n स्क्वायर बाई z। ठीक है बेटा, तो आई सपोज दैट कि इतना आप लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। z की वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन में, 1 होगी, बस ये तो 1 हो गया, बस इसको इसके नीचे लेके आओ, जो भी वैल्यू आ रही हो n स्क्वायर कर दो, जो आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई सपोज हो सकता है 16 के बराबर ये आ जाए, क्योंकि वैल्यू देख करके कुछ कुछ ऐसा लग रहा है। तो 16 आ जाता तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है बेटा, कैलकुलेशन में कोई रॉकेट साइंस सच होता भी नहीं है। तो खैर मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि मेरा तुक्का सही है कि नहीं है। तो लेट्स चेक इट आउट। नहीं, ये 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, मेरा तुक्का गलत था,
ये 9 आ रहा है, तो z n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी बेटा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उसे कैलकुलेट नहीं किया था, यूं ही बता दिया था आपको, तो इसलिए मेरा तुक्का वहां पे गलत हो गया। आई सपोज दैट कि आप ये कैलकुलेशन करने में सक्षम हो, आपको इतना कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ऐसा बोल रहा है द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4:1। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू हाइड्रोजन एटम is 4:1. is 4:1. What will be their nomenclature? Ratio of radii of two Bohr orbit of hydrogen atom is 4:1. What will be their nomenclature? What will be their nomenclature? और जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ है, दैट इज A is equals to N K and L, B L and K, C N and L, L and K था, N and L, and D is 2 and 3 both. 2 and 3 both. I hope so आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यदि K शेल देखा जाए तो फर्स्ट शेल है और L देखा जाए तो सेकंड है, तो L by K 4:1 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ कोर्स N। क्योंकि हाइड्रोजन है सब केस में, तो इसलिए Z की वैल्यू तो क्या होगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कभी भी देखा जाए तो। इस सवाल को आई होप सो सब बच्चे कर सकते हैं, इस सवाल को कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और आराम से सवाल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बेटा, यदि आप इधर बना लेते, क्योंकि कौन कौन से शेल इन्वॉल्व है, के एल और एन, है ना, तो के एल एम एन, 4 शेल इन्वॉल्व है, के एल एम और एन, ऑप्शंस में यही है। इसका रेडियस कितना होगा, ए नॉट, एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू तो 1 ही, इसका कितना होगा 4 ए नॉट। समझ गए, फॉर्मूला है ना, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर, जेड तो 1 ही है, तो हो जाएगा 9 ए नॉट और जाएगा 16 ए नॉट। अब आप देख लो, के बाई एल, ये के है और ये है, के बाई एल 1/4 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आया एल एंड के, एल एंड के, ये हो सकता है, सो दिस वन इज करेक्ट। अब इसको देख लेते हैं, एंड एल, n अपॉन l, ये भी 4:1 है, ये भी करेक्ट है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। 2 and 3 बोथ इज द आंसर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आई होप सो सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एकदम सरल सा क्वेश्चन था। बस बात ये कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना अच्छा है और आप सवाल को अप्रोच कितने अच्छे से करते हो, बस इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले थ्योरी के पॉइंट बहुत अच्छे याद होने चाहिए, सवालों का कोई अंत नहीं है, ऐसे ही सवाल घुमा घुमा करके 10 टाइप के और एग्जामिनर आपको दे सकता है। हमको सिर्फ करना ये है कि ध्यान से सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब बोर रेडियाई तो टेस्ट में आ नहीं रहा है अभी, तो कोई बात नहीं, लेकिन मंडे से आप इस पे प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे एकदम मस्त तरीके से, ठीक है बेटा। चलो अब रेडियस के कुछ सवाल मैंने आपको करा दिए हैं और कुछ सवाल अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ सवाल आप लोग कर लेंगे, कोई 40-50 के करीब सवाल हम लोग
60 मतलब 40-50 करीब मैं आपको सवाल इस पे दूंगा, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी के छोटे छोटे सवाल, और उससे काफी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ लेट अस टेक ऑन द वेलोसिटी पार्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। तो हमको ये बात पता है कि mdr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई होता है बेटा, पता है, बिल्कुल पता है। तो क्या मैं कह सकता हूं, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो r बराबर nh अपॉन 2 पाई mr, सॉरी v बराबर, अच्छा मुझे पता है r की वैल्यू क्या है, सो nh अपॉन 2 पाई m इंटू 1/r है, और r की जगह चाहूं तो लिख सकता हूं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। nh से nh काट दिया जाए, 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर को काट के 2 पाई ले आए, और m से m काट दिया। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर, 2 पाई बचा है, अपॉन nh। देखा जाए तो nh अपॉन 2 पाई जो था वो एंगुलर मोमेंटम था, तो मैं लिख सकता हूं याद करने के लिए के जेड स्क्वायर अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ये याद करने के लिए बस nh अपॉन 2 पाई होता है, ये याद करने के लिए फॉर्मूला, वैसे कि ये ही आपको ज्यादा काम, ठीक है बेटा। अब कांस्टेंट क्या क्या है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, z और n वेरिएबल है, अलग अलग एटम पे वेरी करेंगे। 2 पाई भी कांस्टेंट है ऑफ कोर्स। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू रख दी जाए तो दिस विल कम आउट टू बी 2.18 into 10 की पावर 6 z/n मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बेटा। अब ये हो गया डेरिवेशन, सवाल सिंपल सिंपल कर सकते हैं। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन second excited state of बेरिलियम +3। कायदे से यहाँ एक्साइटेड स्टेट शब्द प्रयोग नहीं होता, लेकिन एक सवाल में मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने वो आपको दे दिया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 2 या 2 + 1 कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट +1 इज इक्वल्स टू nth लेवल, तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z/n। z की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, और ये कितना है, 3 है। जो कैलकुलेशन पे आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हो कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसको समझा भी जा सकता है कायदे से, सोचें तो जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है बेटा, वो जितना ज्यादा नजदीक आएगा, वो जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतना ज्यादा तेजी से उसको घूमना पड़ेगा आउटवर्ड फोर्स बैलेंस करने के लिए एज कम्पेयर टू इनवर्ड फोर्स, क्योंकि जितना नजदीक आएगा वो एन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा इनवर्ड फोर्स लगेगा, और इनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके लिए वेलोसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप ये महसूस भी कर सकते हो, आप एक बाल्टी लो हाथ में और घूमना चालू करो, ऐसे पकड़ के, यूं पकड़ के घूमना चालू करो, तो आपके हाथों को फोर्स महसूस हो जाएगा। जब आप अपनी वेलोसिटी घूमने की बढ़ाओगे तो फोर्स भी ज्यादा महसूस होगा। ये काम आपने तब भी किया होगा जब आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हो, है ना। जितना तेजी से घूमते हो उतना ज्यादा फोर्स महसूस होता है, और फिर एक दूसरे को छोड़ देते थे रेत में, याद करो, स्कूल में ये घटनाएं खूब हुई होंगी। तो जितना छोटा शेल होगा, जितना वैल्यू शेल की कम होगी, वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, क्योंकि z ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो आई होप सो वेलोसिटी वाला ये मामला सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सवाल देख लेते हैं एक आध। मान लो किसी ने आपसे बोला कंपेयर द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, कंपेयर द
ratio of velocity of electron moving in KLM KLO shell of hydrogen atom करेक्ट है। तो सबसे पहले KLMN, KLMN एंड दिस इज O। तो O का मतलब हुआ फिफ्थ लेवल, K का मतलब हुआ फर्स्ट लेवल और L का मतलब हुआ सेकंड लेवल। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 6 Z by N। सब में हाइड्रोजन एटम ही यूज हो रहा, मतलब तीनों हाइड्रोजन एटम है, तो Z की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि तीनों केस में हाइड्रोजन एटम ही है ना बेटा। आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, VK is to VL is to VO, और आप यहाँ पे पूरा पूरा लिख सकते हो 2.18 into 10 की पावर 6 Z by 1 is to 2.18 into 10 की पावर 6 Z by 2 2.18 into 10 की पावर 6 Z by 5। ये तो Z की वैल्यू सब में 1 1 है, सो दिस कम आउट टू बी 1:1 to 1:2 to 1:5। एलसीएम ले लो 10 आ जाएगा, so this becomes 10:5:2। so this is the ratio, the ratio will be 10:5:2। यदि कोई ऐसे लिख दे 1:1/2:1/5, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है बेटा, एलसीएम लेके भी अपन क्या करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, रेशियो ये हो जाएगा 10:5:2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सब लोग को। वेलोसिटी के सवाल भी आपको सॉल्व तो वैसे ही करने हैं जैसे रेडियस के किए थे, बस ये वेरिएबल थोड़े अलग है, लेकिन सवालों की क्वालिटी या ये बोले सवालों का जो टाइप है वो तो एक जैसा ही होगा लगभग लगभग, है ना। तो ये वेलोसिटी के बारे में छोटा सा ज्ञान मैंने आपको दिया है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी पे और कोई सवाल, वैसे ऐसा कोई है नहीं जो कि बहुत ज्यादा मतलब लग रहा हो कि इसको करना चाहिए। ठीक, चलो जो n होता है बेटा, आगे चल के आप क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। कभी किसी सवाल में यदि इस लेवल पे आपसे बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो घबराना मत, आपको n की वैल्यू निकालनी है ना बेटा। देना नहीं चाहिए क्योंकि अभी आपने क्वांटम नंबर पढ़े नहीं है, लेकिन जो n आप निकालते हो ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहलाता है। यदि कभी कोई सवाल में आपको ये बात बोल दे कि भाई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो घबराना मत, n की वैल्यू निकाल के दे देना। ठीक है बेटा, चलो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। एक सवाल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड रेडियस फॉर अ ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज। चलो ठीक है, इस सवाल को भी देख लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वो बोल रहा है यदि रेडियस और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, रेडियस और वेलोसिटी का यदि मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, और एन वेन दिया हुआ है उसमें, तो रेडियस इनटू वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर x, n पूछ रहा है वो क्या होगा। आई होप सो सब लोग निकाल सकते हैं क्या होगा। r की वैल्यू आपको पता है 0.529 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाई z होती है। b की वैल्यू आपको पता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n होती है। अब आप देखो n की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, n है हमारा n, तो n की पावर 1, सो x बराबर कितना हो जाएगा 1, दैट इज इट। उसने n से प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी क्या है, सो n की पावर 1 ही तो बचा बेटा, ये n ने एक स्क्वायर को मार दिया, सो n की पावर x लिखा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप सो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा सवाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस सवाल में नहीं होगी किसी बच्चे को, ठीक है ना। तो ये भी एक सवाल था, छोटा सा घटिया सा सवाल है, आई होप सो आप कर सकते हो। उसने पूछा था वेलोसिटी और रेडियस का यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो n की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, है ना।
तो खैर, तो बेटा आपने अब तक दो टॉपिक पढ़ लिए, आपने रेडियस पढ़ लिया और आपने वेलोसिटी पढ़ लिया। अब हम आते हैं टॉपिक एनर्जी पे। अब हम आते हैं टॉपिक एनर्जी पे और देखते हैं एनर्जी की वैल्यू क्या आती है। सो लेट अस टेक ऑन एनर्जी। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब न्यूक्लियस होता है ना बेटा, इससे यदि अनंत दूरी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रॉन को रख दूं, तो इस समय जो टोटल एनर्जी हम ना मानते हैं, क्योंकि क्या होता है, किसी की भी एब्सोल्यूट एनर्जी नापना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू नापना, किसी सिस्टम की एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नापना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक्स एक आगे चल के चैप्टर है, उसकी लिमिटेशन है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि जब वो इंफिनिटी पे था उस समय उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। जिस समय वो इंफिनिटी पे था उस समय टोटल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। और इसके बाद जब वो पास आता है, तो चूंकि अट्रैक्शन होता है तो इसलिए एनर्जी डिक्रीज होती है। अट्रैक्शन में एनर्जी डिक्रीज होती है। जब भी अट्रैक्शन होगा, नेट अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी विल डिक्रीज। नेट अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी विल डिक्रीज। ये याद रखना, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बार बार आएगा। और जब भी नेट रिपल्शन होगा किसी, तो एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हम पास आते जाते हैं ना, टोटल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। देयरफॉर एज इलेक्ट्रॉन approaches nearer to nucleus, energy decreases. Energy decreases, correct है। जैसे कि हम बात करें, मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम लिया जाए, आगे चल के इसका कैलकुलेशन आ जाएगा। फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जो सेकंड शेल की एनर्जी होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और थर्ड शेल की एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और इंफिनिटी पे ये एनर्जी बराबर जीरो होती है। तो आप देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। यदि यहाँ जीरो थी तो इसकी तुलना में यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिर गई है। तो यहाँ यदि 13.6 होती तो यहाँ पे जीरो हो जाती है ना बेटा। यहाँ जीरो थी तो यहाँ -13.6 है। जीरो एनर्जी नहीं होती है, हमने रेफरेंस पॉइंट माना है जीरो, एक्चुअल जीरो नहीं है। एक्चुअल कितनी है वो हम नाप नहीं सकते, एंड देयरफॉर इसको हमने जीरो माना। एक्चुअली एनर्जी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, क्योंकि अब अपन ये बोल सकते हैं इसकी एनर्जी जीरो है, लेकिन ये तो नहीं बोल सकते एनर्जी नेगेटिव है। लेकिन चूंकि हम एब्सोल्यूट एनर्जी यहाँ पे नाप नहीं सकते थे, तो हमने रेफरेंस पे जीरो मान ली थी। तो उसकी तुलना में यहाँ पे -13.6 है। आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाएगा। ठीक है बेटा, अब दो तीन फॉर्मूले हमें सीखने पड़ेंगे। एक टर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है -k Q1 Q2 बाई R। याद रखना है इसको। जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है -k Q1 Q2 बाई 2R। और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ, तो इधर प्लस का साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और आखिरी में मैं लिखता हूँ यहाँ पर टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी बराबर क्या होती है, +k Q1 Q2 बाई 2R। सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है। आप खुद सोचो, पोटेंशियल और काइनेटिक को यदि प्लस कर लिया जाए तो यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये -1 है और ये +2 है, बाकी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, के Q1 Q2 बाई R को अंदर ले जाओ, -1 + 2, -1 + 2 = -1/2। सो दिस कम्स आउट टू बी दिस मच। इसको उतार लो आप फटाफट।
इसके बाद में कल तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो यहीं तक पढ़ाया था, एक रेशो निकलवाया था बस, वो और निकाल देता हूँ। एक सवाल से समझ थोड़ी सी बढ़ाई थी वो और बता देता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और आज की क्लास से कंटिन्यू करेंगे, है ना बेटा। सवालों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है जो कल कराए थे और आज कराए थे, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने नोट्स में देख लेना, क्योंकि सवाल तो हरदम वेरी कर सकते हैं बेटा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्या कोई प्रकार की रेस है क्या, मतलब, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज बेटा, रेस में थोड़ा पुरानी बनी हुई है वो, और नीट का पैटर्न जो है काफी कुछ चेंज हुआ है, और वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है फिलहाल। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल रही है। आप देख रहे होगे मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे भी 40-40, 50-50 सवाल दे रहा हूँ, है ना। वो यदि अपन प्रैक्टिस कर लें, इट इज मोर देन एनफ टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है बेटा, करने को कभी सवालों का कोई अंत नहीं होता। मैं आपको 10 सवाल करा सकता हूँ, कोई दूसरा टीचर 12 सवाल करा सकता है, वो 12 कराएगा, उसके बाद में 15 करा सकता हूँ, फिर वो 18 करा सकता है, फिर मैं 21 करा सकता हूँ। ऐसे करके ये फालतू का कंपटीशन चलता ही रहेगा, और इसमें नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का होगा, वो किसका होगा, बच्चों का होगा। इसलिए हमें ये देखना है कि एग्जाम में क्या आ रहा है, हम वो पढ़ रहे हैं या कुछ तो भी अनाप शनाप पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम के प्रति हम ओरिएंटेड रहें। ठीक है बेटा, दुनिया में लोग अलग अलग चीजें पढ़ा रहे होंगे, हमें सारा कूड़ा कचरा नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। और एग्जाम में क्या आ रहा है, वो सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है ना। तो अपन मॉड्यूल 1 सॉल्व कर रहे हैं, पूरा का पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, इसके साथ एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद यदि कोई बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं आती है तो आप एनएसटी सॉल्व कर लो, इसके अलावा और कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो तो अब अपन आगे बढ़े, अपन आगे बढ़े, आगे बढ़े तो अब एनर्जी की बात कर रहे थे हम, है ना। एक लास्ट चीज इसमें, मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि हाइड्रोजन के 3 शेल हैं, ये इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी कैलकुलेट की नहीं है कभी भी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मान लो आगे कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ठीक है, ये जो एनर्जी दी है बेटा, टोटल एनर्जी दी है। तो यदि एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि टोटल एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ और पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप आराम से बता सकते हो। टोटल एनर्जी -1.51, -3.4, -13.6, 3 शेल्स की। काइनेटिक एनर्जी +1.5, +3.4, +13.6, एंड दिस इज -3.02, क्योंकि डबल होती है, -6.8 और -27.2। तो यहीं से मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल द टोटल एनर्जी विद सेम साइन, potential energy is double the kinetic energy with reverse sign, and total energy and kinetic energy are same with reverse sign। ठीक, ये दोनों डबल विथ सेम साइन, ये दोनों डबल विथ रिवर्स साइन, ये दोनों सेम विथ रिवर्स साइन। ठीक है ना, तो ये अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक बात देखो आप, जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ रहा है, एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आप देखो क्या चीज डिक्रीज हो रही है, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस। आप देखो ये वैल्यू माइनस से 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और ये भी इंक्रीज हो रहा है, -27.2 से -3.02 हुआ है, मतलब वैल्यू बढ़ी है, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मैं कह सकता हूँ एज वी मूव अप the total energy and potential energy increases whereas the kinetic energy decreases। इतना ही कल मैंने बेटा आपको पढ़ाया था, आज सुंदर तरीके से रिकॉर्ड कर दिया है। टाटा बाय बाय, सी यू, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय बच्चों।